चैप्टर 24 दोहरी अर्थव्यवस्था का मॉडल लुइस। इसे लुइस मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोफेसर लुइस ने दिया था। इसे प्रारंभ सर आर्थर लुइस द्वारा 1954 में लिखा गया था। इस मॉडल में भी यही है कि इस मॉडल को दोहरी अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मॉडल में दो अर्थव्यवस्था दी गई है, एक कृषि और एक आधुनिक यानी जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है। इसमें ये कहा जाता है कि जो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था में जो अतिरिक्त श्रम लगे हुए हैं उसको हम आधुनिक उद्योगों में वहाँ पर ले जाया जाए, जो अतिरिक्त श्रम हो, क्योंकि वहाँ पर जो आधुनिक उद्योग हैं उनकी जो हमारी श्रम है वो भी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर वे प्रोडक्शन करेंगे तो उनसे किसानों को भी फ़ायदा होगा क्योंकि उन्हें ज़्यादा मजदूरी मिलेगी और फिर उनका भी विकास होगा, उद्योगों का भी वे और ज़्यादा विकसित करेंगे। तो यही बताया गया है इस मॉडल में। हम देख लेते हैं इस मॉडल में क्या बताया गया है। ये रहा इसका मॉडल। दोहरी अर्थव्यवस्था का मॉडल विकास का एक सिद्धांत है जिससे पारंपरिक कृषि क्षेत्र के अधिशेष जो मतलब अतिरिक्त श्रम है, जो कुछ भी उसमें श्रम नहीं कर रहे हैं कृषि में, यानी मान लीजिए एक खेत है उस पर पूरे परिवार के में मान लीजिए 5 सदस्य हैं, पाँचों के पाँचों उसी खेत में काम कर रहे हैं, पर लेकिन उस खेत की इतना भी बड़ा नहीं है वो, उसमें अगर हम 3 लोग ही काम करेंगे तो भी बहुत हैं, उसमें पूरा प्रोडक्शन हो पाएगा। पर लेकिन जो भी अतिरिक्त 2 और हैं, जो 5 से ना तो 3 का तो वहाँ पे पूरा प्रोडक्शन हो रहा है, 3 तो ठीक है, पर लेकिन जो अतिरिक्त 2 हैं वे 2 उसमें अतिरिक्त ही श्रम है क्योंकि वे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बात एक ही हो रहा है, क्योंकि उनका 3 का ही बहुत है। होता है ना किसी काम को इतने करने के लिए बहुत है और ये जो है अतिरिक्त ही है, तो वे 2 उसमें अतिरिक्त है, तो उनकी बात कर रहे हैं। उन अतिरिक्त श्रम को उसमें आधुनिक उद्योगों में काम करने के लिए हस्तांतरण कर दें। एक कार्य में कृषि क्षेत्र में अधिशेष श्रम को आधुनिक उद्योगों क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है जिसकी वृद्धि समय के साथ अधिशेष श्रम की अवशोषित करती है औद्योगिकरण को बढ़ावा देती है तथा निरंतर विकास को प्रोत्साहित करती है। मॉडल के पारंपरिक कृषि क्षेत्र को जो मॉडल का जो पारंपरिक कृषि क्षेत्र है उसे कम मजदूरी श्रम की बोलते हैं, यानी वहाँ पे श्रम बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और श्रम ग्रहण उत्पादन तकनीक वहाँ पे श्रम को ही लगातार प्रयोग करके, मतलब वहाँ पे श्रम से आधुनिक उद्योगों में तो ज़्यादातर मशीनों का प्रयोग करके किया जाता है प्रोडक्शन पर, लेकिन कृषि जो परंपरागत कृषि है उसमें ज़्यादातर किसानों का ही मतलब श्रमिकों का ही लोगों के द्वारा ही प्रोडक्शन किया जाता है। जो नई तकनीक है उसमें तो खैर अब ट्रैक्टरों से खेत और उस मशीन का भी प्रयोग कर रहे हैं, पर लेकिन जो परंपरागत कृषि थी उसमें प्रोडक्शन जो होता था वो लोगों द्वारा ही होता था, लोग ही उसमें हल वल चलाते थे, तो लोग ही करते थे सब काम। तो यही कहा है उन्होंने, श्रम की बहुलता होती है और श्रम गहन उत्पादन प्रक्रिया के माध्यम से और उत्पादन भी कम होता है। अगर हम मशीन का प्रयोग करेंगे तो उत्पादन भी अधिक होगा की विशेषता होती है। इसके विपरीत आधुनिक विनिर्माण जो आधुनिक होता है क्षेत्र में कृषि क्षेत्र की तुलना में उस मजदूरी भी उच्च होती है और सीमांत मतलब उत्पादन में प्रोडक्शन भी अधिक होता है तथा प्रारंभ में अधिक श्रमिकों की मांग द्वारा परिभाषित किया जाता है। साथ ही विनिर्माण क्षेत्र को उत्पादन प्रक्रिया उपयोग के लिए माना जाता है। विनिर्माण क्षेत्र में निवेश और पूंजी निर्माण समय के साथ साथ संभव है क्योंकि पूंजीगत स्टॉक में पूंजीपतियों के मुनाफे का पुनर्निवेश किया जाता है। कृषि क्षेत्र में श्रम की सामान्य उत्पादकता में सुधार को निम्न प्राथमिकता माना जाता है क्योंकि काल्पनिक विकासशील राष्ट्र का निवेश विनिर्माण क्षेत्र में भौतिक पूंजी स्टॉक की ओर जा रहा है। चूँकि कृषि क्षेत्र के पास खेती करने के लिए सीमित मात्रा में भूमि होती है, अतः वह एक अतिरिक्त किसान का सीमित उत्पादक शून्य माना जाता है। क्योंकि कृषि क्षेत्र में तो जो हमारी जो सीमित है मतलब जो भूमि है वो तो सीमित है, हम उसे तो बढ़ा नहीं सकते, जो जिसके पास भूमि है उतनी ही है, हम उसे बढ़ा भी नहीं सकते उत्पादन बढ़ाने के लिए। पर लेकिन जो हमारा आधुनिक उद्योग है अगर हम उसमें प्रोडक्शन बनाना हो तो हम मशीन को ला सकते हैं और श्रमिकों को उपयोग कर सकते हैं, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है। पर लेकिन ऐसा परंपरागत कृषि में ऐसा कुछ नहीं है। तो यही बताया गया है इन्होंने, क्योंकि निश्चित इनपुट भूमि के कारण आसमान सीमित रिटर्न के कारण कानून से अपना पाठ्यक्रम चलाया है और किसानों का यह समूह जो कोई उत्पादन नहीं कर रहा है अधिशेष श्रम कहलाता है, क्योंकि इस समूह में को कृषि उत्पादन का कोई प्रभाव डाले बिना दूसरे क्षेत्र में ले
जाया जा सकता है। जो प्रोडक्शन उस क्षेत्र में, परंपरागत क्षेत्र में कोई कर ही नहीं रहा है, उसे हम बिना इस क्षेत्र में प्रभाव डाले बिना हम दूसरे क्षेत्र में ले जा सकते हैं, क्योंकि इसका तो जो हमारे जितने काम के बंदे हैं वे तो हैं ही है, ये तो जो अतिरिक्त है उनकी बात कर रहा है, उन अतिरिक्त को हम आधुनिक क्षेत्र में पहुंचा दें, जिससे आधुनिक क्षेत्र का भी विस्तार हो। ठीक है, ये कह रहा है यदि कृषि क्षेत्र में अधिशेष श्रम की मात्रा के बराबर श्रमिकों की संख्या कृषि के विनिर्माण क्षेत्र के स्थानांतरित होती है, भले ही वास्तव में कोई स्थानांतर करता है, सामान्य कल्याण और उत्पादकता, देख सकते हैं आप, में सुधार होगा। कुल कृषि उत्पादकता अपरिवर्तित रहेगा, जबकि औद्योगिक उत्पादन श्रम के अतिरिक्त होने के कारण बढ़ता है, लेकिन अतिरिक्त श्रम भी विनिर्माण क्षेत्र में सीमांत उत्पादक और मजदूरी को कम करता है। समय के साथ साथ जैसे यह संक्रमण होता रहेगा और निवेश में परिणाम स्वरूप पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि होगी, निर्माण में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता पूंजी निर्माण द्वारा संचालित होगी और अतिरिक्त श्रमिकों द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में प्रवेश करने से प्रतीत होगी। अंततः इस संक्रमण प्रक्रिया का अंतिम परिणाम यह होगा कि कृषि मजदूरी विनिर्माण मजदूरी के बराबर हो जाएगी। अंत में यह हो जाएगा, जो हमारी कृषि हमारी परंपरागत मजदूरी शुरुआत में कम होती थी ना, तो वो भी आधुनिक मजदूरी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर फिर दोनों बराबर हो जाएंगे, अतिरिक्त श्रम नहीं होगा। क्योंकि इसमें मजदूरी इसलिए कम होती है क्योंकि वहाँ पर मतलब जो लोग लगे हुए होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, अतिरिक्त श्रम होता है। मान लीजिए जिसकी पूर्ति अधिक होगी तो ऑब्वियसली बात है उसकी कीमत भी कमी होगी, और जिसकी पूर्ति उस आधुनिक क्षेत्र में, आधुनिक उद्योग में लोगों की पूर्ति कम है, तो इसलिए तो उनकी कीमत ज़्यादा है। तो यही कहना है कि जब तक उस क्षेत्र में हस्तांतरण होते रहेंगे, लोग उस क्षेत्र में जाएंगे क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उस स्थिति से हस्तांतर होंगे जब दोनों की मजदूरी बराबर हो जाएगी। जब दोनों में बराबर होंगे तो फिर दूसरे में जाएंगे क्यों, अपने यहीं पर रहकर यहीं पे काम करेंगे। ठीक है, और इस बात की आलोचना देख लीजिए, उद्योग और कृषि के बीच मजदूरी का अंतर क्षेत्र के बीच आंदोलन को प्रोत्साहन के लिए प्राप्त होना चाहिए, और मॉडल उद्योग में तर्कसंगत सही जानकारी और असीमित पूंजी निर्माण को मानता है। तो ये आप देख सकते हैं खुद, कुछ इसमें खास है नहीं, बस यही है। इसमें दो क्षेत्र होते हैं, पूंजीगत होता है, एक परंपरागत कृषि होता है, और परंपरागत कृषि में जो अतिरिक्त श्रम को और पूंजीगत क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया जाता है, जिससे है ना, और तब तक हस्तांतरण किया जाता है जब तक दोनों की मजदूरी बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, यही है, और ये प्रोफेसर लुईस ने दिया था, तो इसे लुईस मॉडल भी कहा जाता है। देख लिया है आपने, अभ्यास प्रश्न ये रहे थे। ठीक है, ये इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, इसमें दे रखा है, आएगा नहीं, तो इस बात की आप चिंता ना करें। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में से इसमें पूछ सकता है कुछ। तो चलिए अगली वीडियो में हम देखेंगे फाइनेंशियल का दोहरी अर्थव्यवस्था का मॉडल। तब तक के लिए बाय बाय।